हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एंड्रे डेल साटो इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, एंड्रे डेल साटो ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी हुई मोनोलॉग पोएम है जो एक आर्टिस्ट का दुख दर्द, एक आर्टिस्ट की सोच और एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें उसके विचार समझा रहा है। दोस्तों, ये 267 लाइंस की लिखी हुई ब्लैंक वर्स में लिखी हुई मोनोलॉग पोएम एक कॉन्वर्सेशन की तरह हमें महसूस होती है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मोनोलॉग एक इस तरह का कॉन्वर्सेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर बात कर रहा होता है। ऐसे में जब एक कैरेक्टर 267 लाइंस की लेंथ तक बात कर रहा है, ऐसे में आप बस ऊपर ऊपर से ये समझ जाओ कि एंड्रे डेल साटो ये जो कैरेक्टर है ये अपने पूरे जीवन को आपके सामने उजागर कर रखने वाला है। और जब ये पूरी पोएम आप पढ़ लेंगे तो आप समझोगे कि एक आर्टिस्ट किस तरह से सोचता है। और खासकर अगर हम एंड्रे डेल साटो के बारे में सोचेंगे तो वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है और अन्य कई उनके जीवन के पहलुओं के ऊपर आज हम नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एंड्रे डेल साटो कौन थे। दोस्तों, एंड्रे डेल साटो ये 15th सेंचुरी में जन्मे एक इटालियन पेंटर थे जो तीन महान पेंटर्स या फिर एक तीन महान आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी ये यूरोप का एक ऐसा कालखंड है जिसे हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं या फिर पुनर्जागृति का एक कालखंड कहते हैं। इस कालखंड में जो पुराने क्लासिक्स थे उनका फिर से अभ्यास किया गया और एक नई विचार करने की शैली, एक नई सोचने की शैली इस रेनेसांस पीरियड के आर्टिस्ट ने, पोएट्स ने पूरे यूरोप को दी, जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया में फैली। दोस्तों, इसी कालखंड के तीन महान आर्टिस्ट को आज हम सभी जानते हैं, जिनको लियोनार्डो डा विंसी, इनको हम जानते हैं मोनालिसा की फेमस पेंटिंग के लिए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पेंटर नहीं थे बल्कि बहुप्रतिभा के आयामी ऐसे महान व्यक्ति थे। उन्हीं के साथ राफेल एक महान पेंटर हुआ करते थे और माइकल एंजेलो एक महान स्कल्पटर हुआ करते थे, जिनका स्कल्पचर डेविड ये इतना खूबसूरत है कि उसके सामने अगर आप खड़े हो जाए तो आपको ऐसे लगेगा कि पत्थर में से डेविड फिर बोलने लगेगा। इतनी महान प्रतिकृति बनाने वाले ये तीन महान आर्टिस्ट एंड्रे डेल साटो के इंस्पिरेशन हुआ करते थे। उन्हीं के चलते वो भी एक पेंटर बने थे। अपने जीवन के शुरुआत में वो फ्रांस गए और पेरिस में एक लॉर्ड के साथ वो काम करते थे। दोस्तों, ये रेनेसांस पीरियड का अगर आपने अभ्यास किया तो आप जानते हैं कि उस पीरियड में जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, ये बहुत बड़ी धनराशि इन आर्टिस्ट को, पेंटर्स को दिया करते थे कि तुम लोग काम करो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बढ़ावे के चलते या फिर इन लोगों की सहायता के चलते ही रेनेसांस पीरियड में इतना ज्यादा काम किया गया था। तो एंड्रे डेल साटो उस समय में पेरिस में काम किया करते थे एक लॉर्ड के साथ और उसी दौरान उन्होंने एक चोरी कर ली। अब वो चोरी उन्होंने क्यों की इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने लॉर्ड के पास उन्होंने चोरी की और फिर अपनी वाइफ के साथ वो फ्लोरेंस, जो कि इटली का एक शहर है, वहां पर आकर बस गए। वहां पर आने के बाद उन्होंने कई सारे चैपल में काम किए। चैपल आप जानते हैं, चैपल यानी एक तरह का चर्च है जिसमें जो ऊपर के डोम होते हैं उन डोम को पेंट किया जाता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो इन चैनल्स में अक्सर इटालियन आर्ट के बारे में बहुत बात की जाती है। वहां के जो चैपल्स है जो आज 400-500 साल पहले पेंट किए गए थे, उनको आज भी बहुत खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया है और उन्हीं कामों में एक महान आर्टिस्ट के तौर पर एंड्रे डेल साटो को भी देखा जाता है। दोस्तों, अब एंड्रे डेल साटो के बारे में एक रोचक बात यह है कि वो एक ओरिजिनल वर्क कभी क्रिएट नहीं कर पाए। वो कॉपी बहुत अच्छे से कर लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में लैक ऑफ इंस्पिरेशन रहा था। और ये लैक ऑफ इंस्पिरेशन कहां से आया होगा इसके बारे में हम तब समझेंगे जब हम इस पोएम को समराइज करेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन क्या होता है। दोस्तों, एक आर्टिस्ट की सोचने की जो मर्यादा है वो कंप्लीटली अलग है। अक्सर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट अलग तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बाल कभी कभी बड़े रहते हैं या फिर वो अपने रहन सहन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके पीछे एक रीजन यह है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क, सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट को देना चाहते हैं। बाकी सारी जो चीजें हैं इनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और तब जाके वो एक मास्टरपीस ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि जिस मास्टरपीस के नाम से आज दुनिया उन्हें जानती है। जैसे मोनालिसा के लिए हम लियोनार्डो डा विंसी को जानते हैं, डेविड के लिए हम माइकल एंजेलो को जानते हैं। तो ये महान कलाकृति ये लोग क्यों क्रिएट कर पाए? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी एनर्जी उन
स्कल्पटर्स को, उन आर्ट वर्क को क्रिएट करने में लगा दी और तब जाके वो एक मास्टरपीस क्रिएट कर पाए। कोई आर्टिस्ट जब एक मास्टरपीस क्रिएट करता है तब उसे सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है, ऐसे लगता है कि जैसे उसने मोक्ष पा लिया है। तो ये मोक्ष पाना क्या सबके बस की बात है? क्या हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो और सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको यह पता है कि मैं इससे बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं उस श्रेणी का काम कर सकता हूं जिस श्रेणी का काम ये महान आर्टिस्ट जैसे माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो डा विंसी है, राफेल है, उनकी श्रेणी का मैं काम कर सकता हूं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। इस आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी ये पोएम बात करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समराइज करते हैं। दोस्तों, इस पोएम में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रे डेल सार्टो ही बात कर रहे हैं और हमें शुरुआत से ही ये समझ में आता है कि वो अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया के साथ बात कर रहे हैं। दोस्तों, ल्यूक्रेजिया के साथ उन्होंने तब शादी की थी जब वो एक विडो हो गई थी और इतिहासकार मानते हैं कि एंड्रे डेल सार्टो और ल्यूक्रेजिया इन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही तनावपूर्ण माहौल से गुजरती थी। ल्यूक्रेजिया एक डिमांडिंग वाइफ थी, वो चाहती थी कि उनका पति उनको पूरी तरह से पैसों के मामले में प्रोवाइड करे, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उनकी जो लग्जरियस लाइफ जीने की ख्वाहिशें हैं, उनको वो पूरी करे। और यही जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं एंड्रे डेल सार्टो के ऊपर एक दबाव बन गया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आर्टिस्ट चाहता है कि वो किसी भी बंधनों में अंदर बंद कर ना रह जाए, और शादी का एक बंधन है जो उसे ऊपर नहीं उठने देता, और दूसरा बंधन है कि अपनी वाइफ के लिए प्रोवाइड करना, अपनी वाइफ की हर एक ख्वाहिश को पूरी करना। तो एंड्रे डेल सार्टो के जीवन में ये दो चैलेंजेस शुरुआत से ही रही है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब आते हैं इस पोएम की तरफ और इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि 267 लाइंस की मोनोलॉग पोएम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रे डेल सार्टो बात कर रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ से। दोस्तों, शुरुआत की ही पहली ही लाइन से हमें समझ में आता है जब वो अपने वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोज की तरह आज भी तुम मेरे से झगड़ा मत करो, कॉरल मत करो। वो कह रहे हैं कि आज तो भी कम से कम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह तुम बैठो, और वो कहते हैं कि तुम्हारी जो भी डिमांड्स है कि तुम्हारे दोस्त को पैसे देने हैं वो मैं दूंगा, तुम जो भी चाहती हो मैं सब करूंगा, लेकिन तुम प्यार से बैठो, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, और ये शाम का समय है, थोड़ी देर के लिए हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह, नॉर्मल कपल की तरह खिड़की से बाहर देखते हैं, शहर का नजारा देखते हैं और थोड़ी देर के लिए सुकून की अनुभूति लेते हैं। अब ये जो शुरुआत का पैराग्राफ है, जो शुरुआत का स्टैंजा है, उसमें हमें यही बातें समझ में आती है कि उनकी मैरिड लाइफ उतनी खुशहाल नहीं बीत रही, बहुत ही स्ट्रेस है एंड्रे डेल सार्टो के ऊपर, और वो अपनी वाइफ की हर एक कंडीशन मानने की पोजीशन में है जब ये पोएम शुरुआत हो रही है। और वो कह रहे कि तुम्हारे दोस्त को मैं पैसे दूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा, लेकिन थोड़े तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। तो यहाँ पर एक इमोशनल डिपेंडेंसी का भी हमें एहसास होता है। एक पति कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मानने को रेडी हूं, बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। तो कहीं ना कहीं वो प्यार का भूखा है और अपनी वाइफ पर वो डिपेंडेंट है, ऐसा हमें शुरुआत में महसूस होता है। अब जब उनकी इन बातों को उनकी वाइफ मान लेती है, अपना हाथ हाथ में देती है, तब वो एक डायलॉग कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ अपना चेहरा मेरी तरफ मत करो, बल्कि अपना दिल भी मेरी तरफ झुकाओ। तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अभी उनकी वाइफ पहले की तरह उनसे प्यार नहीं करती, या फिर अब उनकी वाइफ के दिल में अब उनके लिए वो प्यार नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो इसी के चलते इस तरह से वो कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं। अब ये तारीफ से भी हमें समझ में आता है कि वो इमोशनली अपनी वाइफ से कितने ज्यादा अटैच्ड हैं। और जब वो तारीफ करते हैं तो एक नॉर्मल प्रेमी, एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह तारीफ नहीं करते, बल्कि अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो पूरी शरीर रचना है उसे देखो, तुम्हारे कर्व्स कैसे हैं, तुम्हारी एक हर एक लाइन एक खूबसूरत लाइन की तरह, एक परफेक्ट मॉडल हो तुम। अब यहाँ पे वो मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि एंड्रे डेल सार्टो अपने जहां पे भी वर्जिन मेरी ड्रॉ करते थे तो वर्जिन मेरी का चेहरा वो अक्सर अपनी वाइफ का चेहरा लगा देते थे। तो ये यहाँ पे उभर कर आता है कि उनमें इंस्पिरेशन की कमी है। यहाँ पर मैं इंस्पिरेशन, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं कि वो खुद से किसी रैंडम चेहरा, या फिर जैसे कोई एक आर्टिस्ट ऐसे आंखें बंद करके सोचेगा कि वर्जिन मेरी कैसी रही होंगी, और उस चित्र को अगर वो ड्रॉ करेगा तो वो अलग अनुभव होगा। लेकिन वो अपनी वाइफ को इंस्पिरेशन लेते हुए, अपनी वाइफ को मॉडल लेते हुए वर्जिन मेरी ड्रॉ किया करते थे। और वो कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, उसकी तारीफ करते हैं, और फिर कहते हैं कि जब वो स्माइल देखती है तो अगले 5 ड्राइंग के लिए अब
मेरा मॉडल तय हो गया कि अगले 5 ड्राइंग के लिए तुम ही मेरी इंस्पिरेशन हो। तो यहाँ पर एक इंस्पिरेशन के लिए भी इमोशनल डिपेंडेंसी हमें दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि उनको आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में वो आगे बात करते हैं। दोस्तों, अपनी वाइफ की तारीफ करने के बाद वो कहते हैं कि लुक्रेजिया, मैं बहुत थका हारा होता हूं, मैं रोज थक कर आता हूं और आज तो मैं बहुत ज्यादा थक कर आया हूं। इससे हमें आर्टिस्ट के काम के बारे में समझ में आता है। एक आर्टिस्ट को जब हम इमेजिन करते हैं तो हाथ में पेंट लेके, ब्रश लेके वो पेंटिंग कर रहा है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। लेकिन वो जो कालखंड था जिसमें मैंने कहा वो चैपल को ड्राइंग पेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें अलग अलग ऊंचाई पर वो घंटों घंटों एक एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते थे। उनके लिए वो एक बहुत ही हजारदस और बहुत डिफिकल्ट जॉब हुआ करता था, और ये हमें उनके इस डायलॉग से समझ में आता है। वो कहते हैं कि मैं इस स्किल, मेरे अंदर इतनी ज्यादा स्किल है कि जितनी ज्यादा स्किल शायद ही इस पूरे शहर में किसी के अंदर हो। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूं पेंसिल से कि जिसके बारे में कई सारे लोग अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि वो अपने बारे में सजग है, वो जानते हैं कि उनके अंदर कितनी स्किल है। दूसरी, वो खुद की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि जब पेरिस में हम हुआ करते थे तो वहां पर लॉर्ड मेरी कितनी तारीफ करते थे, कई सारे लोग मेरी तारीफ करते थे, और वो कहीं ना कहीं अपने बीते दिनों के बारे में बात कर रहे हैं जब उनके आर्ट को सराहा गया है। लेकिन 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 आगे ही बढ़कर वो कहते हैं कि लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसके पीछे रीजन है आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन नहीं उनके अंदर। इसके पीछे रीजन है उनके जो 3 महान इंस्पिरेशन है, लियोनार्डो डा विंसी, राफेल और माइकल एंजेलो, इनकी श्रेणी का काम वो कर सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उस तरह का मास्टरपीस वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक रीजन हमें पता चला कि वो जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो अपनी वाइफ को इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और वो ये रीजन है कि वो एक नॉर्मल या एक ओरिजिनल वर्क क्रिएट नहीं कर पा रहे, बल्कि एक तरह की वो कॉपी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि देखो, जो मैंने पेंटिंग यहाँ पे अपने घर में लगाई है, ये जो पेंटिंग में तुम हो, ऐसी ही पेंटिंग हर एक घरों में है और सबको लगता है कि वो उनकी है, लेकिन उनको ये पता है कि ये जो पेंटिंग है इसमें जो चेहरा है वर्जिन मेरी का, वो उनकी वाइफ का है, और वो कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और इस चीज से उन्हें एक तरह का दिलासा मिलता है। यहां फिर से एक बार हमें इमोशनल डिपेंडेंसी के बारे में पता चलता है। दोस्तों, एक आर्टिस्ट जब इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है तो वो अपने डिपेंडेंसी के चलते ओरिजिनल वर्क, एक ओरिजिनल क्रिएशन नहीं कर पाता है, और ओरिजिनल क्रिएट ना कर पाने के कारण वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उसका ये चक्र हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है उन्हें ये चीज समझ में ना आ रही होगी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें पूरा एहसास है कि उनके वाइफ के कारण वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि उनके जो तीनों ही महान इंस्पिरेशंस हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की और उन्होंने महान महान काम कर लिए। तो हो सकता है कि शायद तुम मेरे जीवन में हो, इसके चलते मैं ये महान काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब यहां पर यह है कि ना छोड़ सकते हैं और ना तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन मुझे तो महान काम करना है। तो इस तरह की डिलेमा की सिचुएशन एंड्रे डेल सार्टो के जीवन में आ गई है, जहां पर वो पूरी तरह से इंस्पिरेशन के लिए भी अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो महान काम करे। फिर वो कहते हैं कि देखो, एक मेरे दोस्त ने मुझे राफेल की बनाई हुई एक पेंटिंग भेजी है, और वो कहते हैं कि इस पेंटिंग को जब मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यहाँ पर ये कर्व गलत है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, मैं इससे अच्छा परफेक्ट काम कर सकता हूं, मेरे अंदर वो स्किल है, लेकिन मैं वो आत्मा, वो सादगी उस पेंटिंग के अंदर नहीं डाल पाऊंगा। वो चौक लेकर वहां पर कुछ लाइनें चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो मिटा देते हैं, और वो कहते हैं कि उस तरह की आत्मा, उस तरह का जीवन मैं परफेक्शन तो ला सकता हूं कि वो लाइनें परफेक्ट लगे, लेकिन वो जिंदा लगे, उनके अंदर ऐसा लगे कि ये पेंटिंग ऐसे उभर कर सामने आ जाएगी। अगर इसमें एक स्त्री है तो सामने खड़ी हो जाएगी, अगर फूल है तो फूल महकने लगेगा। इस तरह का जिंदापन इस पेंटिंग में मैं नहीं ला पाऊंगा। ये अपनी लिमिटेशन को भी वो जानते हैं। अब दोस्तों, कोई व्यक्ति जब अपनी खूबी को भी जानता है, जैसा कि वो जानते हैं, और अपनी लिमिटेशन को भी जानते हैं, तो यहां पर डिससेटिस्फेक्शन निकल कर आता है कि आपको पता है कि मेरे अंदर इतनी स्किल है कि मैं लियोनार्डो डा विंसी इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो सकता हूं, कि भविष्य में आने वाले कई सालों तक मुझे लोग याद रखेंगे, मैं अपने आर्ट के लिए अजरामर हो जाऊंगा। लेकिन उनके पास उन्होंने लिमिटेशन भी जानते हैं कि मेरे वर्क में इंस्पिरेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन भी जानते हैं कि मेरी वाइफ के चलते मैं ये नहीं कर पा रहा हूं।
और अब ना वो वाइफ को छोड़ सकते हैं, ना ही वो ये काम कर सकते हैं। तो इसके चलते उनके अंदर वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो कूट-कूट कर भर गया है। आगे वो कहते हैं कि मैं इनकी श्रेणी में शायद कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा और एक मुफलिसी की ही जिंदगी में शायद बिता दूंगा। जब इस पोएम के अंत तक हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वो अब अचानक से अपने माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन लेकिन मेरे माता पिता ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि उनका लड़का ऐसे 200 अलग अलग पेंटिंग बना लेगा और शायद वो मेरे लिए प्राउड फील करेंगे। और फिर अपने माँ बाप के बारे में वो कहता है कि वो गरीबी में जन्म लिए थे, गरीबी में जीवन जिए और गरीबी में ही वो मर गए। कहीं ना कहीं उनसे वो बेहतर कर पाए, अपने माता पिता से वो एक बेहतरीन जिंदगी जी पाए, लेकिन उस लेवल का सेटिस्फैक्शन उनके जीवन में कभी आया नहीं। दोस्तों, पोएम के अंत में हम देखते हैं कि जो शुरुआत में हमें पता था कि उनकी वाइफ उनको पैसे की डिमांड कर रही है अपने किसी दोस्त को देने के लिए, तो हमें समझ में आता है कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ का कजिन है और वो कजिन अभी दरवाजे पर आता है। ऐसे में एंड्रे डेल साटो उनको कहते हैं कि वो तुम्हें बुला रहा है लेकिन तुम मत जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठो। लेकिन उनकी वाइफ सुनती नहीं और वो चली जाती है। अब यहाँ पर एक ऐसा डायलॉग उभर कर आता है जहां पर हमें ऐसा महसूस होता है कि ल्यूक्रेजिया और उनके कजिन के बीच में सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है बल्कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी है। इसका अंदेशा एंड्रे डेल साटो को है, लेकिन वो अपनी वाइफ के ऊपर इमोशनली इतना डिपेंडेंट है कि वो ना उन्हें छोड़ सकते हैं ना ही उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की बेवफाई को वो एक्सेप्ट कर कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अंत में वो अपनी वाइफ को कह रहे थे, गो ल्यूक्रेजिया, तुम जाओ अपने कजिन के साथ जाओ। तो एक तरह से उनके माइंडसेट को हम यहाँ पर भाप सकते हैं। हमें समझ में आता है कि वो किस तरह से सोचते हैं और उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम की समरी समझ में आ गई। अगर आपके कुछ डाउट्स है, सुझाव है तो जरूर कमेंट कर पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा।